तो एक बार आप सीख जाइए, बस आप ही कुछ सिखाना और करने के। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है और हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ना कोई एक ए पॉइंट दे देंगे कि भाई इसका कोऑर्डिनेट है 5,3 और आप मुझे डिस्टेंस बताइए इसका, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी बताओ कितनी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो देखिए, अब अगर मैं ये पॉइंट बनाऊं 5,3, 1 2 3 पहले एक्स का पहले लिखा जाता है ना 5, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। 5,3 पॉइंट कहाँ आएगा, कहीं यहाँ कहीं आएगा, है ना, और यही तो होगा 5,3। अब आप ही बता दीजिए एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है। एक्स एक्सिस से इसकी दूरी है 3, है ना, तो 3 यूनिट है भाई। ये रहा पॉइंट है, ये पॉइंट है और इसकी ये एक्स एक्सिस है, राइट। अब एक्स एक्सिस से आप ही बताइए इसकी दूरी कितनी है। इसकी दूरी है इतनी। अब यार ये जो मेजरमेंट है ये हो कहाँ रहा है, वो तो वाई एक्सिस पर आया ना, तो कितना है ये 3 यूनिट। अच्छा, बहुत सारे टीचर इसको रटा देते हैं। रटा ऐसे देते हैं कि ये काम करना, हमेशा जब कभी भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो जो एक्स है वो किससे दूरी बताता है, वाई एक्सिस से दूरी बताता है। होती है एक्स की वैल्यू है, नो डाउट, लेकिन दूरी किससे बताता है, वाई एक्सिस से। और जो वाई की वैल्यू होती है वो बेशक वाई की वैल्यू है, लेकिन वो दूरी किससे बताती है, एक्स एक्सिस। अब वो इसको रटा देते हैं मार मार के बच्चों को कि जो एक्स है वो वाई एक्सिस से दूरी बताता है। होता वो एक्स की वैल्यू है, नो डाउट, होता वो एक्सिस है, लेकिन लेकिन वो दूरी भी बताता है साथ ही साथ, किससे, वाई एक्सिस से। और जो वाई वाला है वो कौन सी एक्सिस से दूरी बताता है, एक्स एक्स। और मैंने आपको बताया भी कि कैसे दूरी बता रहा है। देखो जैसे 5,3 है, मैं मान गया यहाँ 5 है यहाँ 3 है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस से दूरी पता लगानी है तो आप खुद देखिए ना, यही वाली दूरी तो है एक्स एक्सिस से। अब आप ही बता दीजिए ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट। समझदारी से भी बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वो पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ में, तब आप बता पाओगे आसानी से। अब अगर मैं इसी पॉइंट की दूरी आपकी वाई एक्सिस से पूछूं तो आप बताइए यार ये दूरी तो है। अब ये दूरी कौन दिखा रहा है, एक्स एक्सिस से तो दिखा रहा है। ठीक है, और पूछिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसका टेस्ट है कल, तो हम 8 चैप्टर करेंगे तो नहीं नहीं यार, पढ़ाएंगे इस बार, इस हफ्ते कुछ नहीं पढ़ाया हमने। एक डाउट है, डाउट देख लीजिए वो क्या है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। वैसे बड़ा ही तगड़ा टॉपिक था इस बार का, जो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है उस पर बात होनी थी चलो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू में 3xyz, ये आपको शो करना सही है। तो ये भी है, डाउट है बस। तो ये चीज आपको दी हुई है, ये बात आपको शो करनी है। शो के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एलएचएस और आरएचएस इक्वल कराने होते हैं, राइट। हाँ कोई बात नहीं है, एक्स क्यूब ना एक ही बनेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये एलएचएस में दिया हुआ है। इसको लेके किसके इक्वल आना है, 3x/z के। मैं इसको हिसाब किताब बनाते हैं, इसका एक फॉर्मूला था, मैंने आपको सिखाया था थोड़ा टाइम पहले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है किसके, बताओ फॉर्मूला बताओ भाई। x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला था आपके पास। इधर थोड़ा सा गौर करिए,
एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है 2 ब्रैकेटों की, दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई है। इनमें से अगर एक भी चीज 0 हो गई तो पूरा का पूरा ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसी फॉर्मूले का एक एक्सटेंशन भी लिखवाया हुआ है मैंने आपको। एक्सटेंशन क्या है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर होता है, मतलब इस 3xyz को भी पल्ली तरफ भेज दीजिए। तो बताइए क्या लिखेंगे हम इसको, x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस 3xyz। बिल्कुल, मैंने आपको ये प्लस में लिखवाया हुआ है तो इस साइड शिफ्ट हो गया ना, क्योंकि माइनस जब उधर चला जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब लिखा है ना, इसको इसी फॉर्मूले से रिप्लेस करो। अब आप बताइए क्या लिखा होना चाहिए इसमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सही है। और क्या लिखा होना चाहिए दूसरे ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक बार एक्स वाई को लेना है, एक बार वाई जेड को लेना है, एक बार जेड एक्स को लेना है, और फिर प्लस का 3xyz। सही है ना, इसको ये लिख सकते हैं ना। अभी अभी जो नया फॉर्मूला से आया उसमें उसके हिसाब से। अब आप खुद देखिए x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0। तो इसका मतलब ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पास ये चीज है। ये सब 0 ही हो जाएगा, बस प्लस 3xyz रहेगा। बिल्कुल, और वही चीज तो आपका RHS भी है, देखिए, और प्लस का 3xyz। अब 0 से अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो 0, तो ये पूरा का पूरा 0 क्या हो जाएगा, 3xyz आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3xy, और RHS भी क्या है आपका 3xyz 3xyz। तो आपका हो जाएगा LHS इक्वल्स टू, हाँ जी दिया। और बताइए और कोई डाउट होता है, बस इन्हीं दो डाउटों के लिए इतना बोली, बहुत सारे डाउट क्यों नहीं लेके आए, बोला तो था मैंने। अरे हैं? हो रहे हैं सारे, रैशनलाइजेशन कर लिया, ये वो ए बी वाली वैल्यू निकाल ली, आएंगे वो क्वेश्चंस, ध्यान रखना। अगर कोई डाउट हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो लेके आ जाना, कोई बात नहीं, करवाएंगे। ठीक है, मेरे को एक बार कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा आपको कब आना। ठीक है, डन हो गया। आइए 8 चैप्टर पे पहुंचते हैं हम लोग, फटाफट उसको निपटाते हैं। कितने क्वेश्चंस कर दिए हमने 8 चैप्टर के, बताइए। एक्सरसाइज खत्म है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का मैंने आपको 2 थ्योरम सिखा चुका हूँ, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक कन्वर्स ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी 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 यार, सॉरी, मिड पॉइंट थ्योरम MPT। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइडों के मिड पॉइंटों को टच करें तो वो तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ होते हैं। मतलब इफ A एंड B आर मिड पॉइंट्स, A एंड B क्या है आपके मिड पॉइंट्स हैं, देन AB is parallel to QR and AB is half of QR। AB जो है वो QR के पैरेलल होगा और AB जो है वो QR के हाफ भी होगा। ये आपका थ्योरम, ठीक है। सो दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी भाई, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ, अगर कोई लाइन, अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट है और बनने वाली लाइन पैरेलल है तीसरी वाली साइड के, तो वो दूसरी वाली साइड के भी मिड पॉइंट पर ही टच होगा। मतलब जैसे यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ P है और ये Q है। और अगर आपको इफ हो जाए कि P इज मिड पॉइंट, P क्या है आपका मिड पॉइंट है, एंड PQ is parallel to BC, then Q is mid point।
क्यू क्या होगा आपका? मिड पॉइंट मिड पॉइंट। मतलब पी अगर मिड पॉइंट है और पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो क्यू भी क्या होगा? मिड मिड पॉइंट। ठीक है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं आएगा कभी भी। क्वेश्चन तो इसमें दूसरा पूछते हैं वो, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है ना, वो यूज होता है। वो क्या होता है? काफी यूज होता है। देखो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, कि ऐसा है, यहाँ पर ये ए है, यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है, और ये बीच में इस तरीके से एक लाइन उन्होंने बनाई है। ठीक है, डायग्राम आपको दिया हुआ है इन्होंने, और इस चीज को ना बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ये चीज ना काफी यूज होगी इसमें। तो ठीक है, नाम इन्होंने दिया है यहाँ पर, यहाँ पे पी दिया है, ये एस है, यहाँ पर आपके पास आर है और ये क्यू। देखिए डायग्राम क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन में बोला गया है इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। पी क्यू आर और एस क्या है? मिड पॉइंट्स। मतलब ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट्स है। और ऑफ साइड भी बताया गया किस किस के हैं, और फिर तीन चीजें शो करने के लिए बोली गई है। तो आप मुझे बताइए गिवन क्या लिखूं, पहले तो ये बताओ। क्वाड्रिलेटरल, डू यू थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट? भाई पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। पी क्यू आर और एस आर मिड पॉइंट्स, डायगोनल नहीं है ये, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है भाई? बीच वाला पॉइंट, जो उस लाइन को दो भागों में बराबर बांट दे। मतलब ये पी पॉइंट जो है, ये इस ए बी का मिड पॉइंट है। तो मतलब ये साइड इक्वल हो जाएगी, ये साइड भी इक्वल होगी, ये साइड और ये वाली साइड, आर मिड पॉइंट है, और ऐसे ही। सही है। तो मिड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को ध्यान रखिए, और उससे क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, बाकी मेरे ख्याल से इसमें और कुछ गिवन नहीं है। शो करने के लिए बोला गया है तीन काम। पहला है एस आर, पैरेलल बनाइए ए सी के, एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। एक काम तो ये बोला गया है। दूसरा बोला गया है पी क्यू को एस आर के इक्वल करा दीजिए। तीसरा चीज बोला गया है पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ये बात शो कर दीजिए। आइए थोड़ा सा पैरेललोग्राम पे एक लास्ट डिबेट और कर देते हैं। पैरेललोग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, मैंने बोला नहीं था आपसे कि भाई क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ोगे आप, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको किसके बारे में पढ़ना है? एक्चुअली आपके सिलेबस में से ना एक चैप्टर कट गया है, वो था पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल के बाद एक चैप्टर और पढ़ना था आपको, पैरेललोग्राम, जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया। उसमें आप पैरेललोग्राम के बारे में और डिटेल में पढ़े। तो सबसे पहला लाइन्स एंड एंगल्स, दूसरा ट्राइंगल्स, तीसरा क्वाड्रिलेटरल, चौथा पैरेललोग्राम, पांचवा सर, 5 चैप्टर कनेक्टेड है आपस में। आप बिना सीखे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इट्स इम्पॉसिबल। लगभग लगभग ये लगा लो 12 में से 5 चैप्टर है यार, काफी वेटेज दे दिया है। और जिसके ये कमजोर है उसकी पूरी 9 भी कमजोर है, और जिसके ये स्ट्रॉन्ग है उसकी पूरी 9 भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बाकियों में है ही नहीं कुछ। बाकी में हीरोज फॉर्मूला, सरफेस एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, हाँ एक पोलिनोमियल चैप्टर है बड़ा दमदार। बाकी लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, मतलब बाकी यूक्लिड ज्योमेट्री,
और फिर वो रैशनल नंबर और नंबर लाइन पे जो दिखाते हैं वो सब। तो इतना इंपॉर्टेंट मतलब यही चैप्टर्स हैं जो आपको फुल लाने से रोक सकते हैं, और अगर आपने इन पे कमांड पा लिया तो आपके फुल आएंगे 9th में 100%, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इन चैप्टरों पे इसलिए हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बाकी चैप्टरों में वो बात नहीं है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस पे हमें काम करना है। आइए देखिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, मतलब पैरेललोग्राम के ऊपर। मैंने पैरेललोग्राम के बारे में आपको एक चीज समझाई थी कि जब कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं उसकी अपोजिट साइडों को क्या करा दूं, इक्वल करा दूं, मतलब यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है, और अगर मैं इफ ए बी को इक्वल करा दूं किसके, सी डी के, और बी सी को इक्वल करा दूं ए डी के, तो मैं एक बात कह सकता हूं, क्या, कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। कितने बच्चे एग्री करते हैं इससे? सही है, समझ में आना कि मतलब इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स, if both the pair of opposite sides are equal, then the quadrilateral is a parallelogram। रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर्टीज अलग है, पहले पैरेललोग्राम समझो। अब पैरेललोग्राम होता है, डायरेक्ट रेक्टेंगल कभी होता ही नहीं है। रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम हो गया ना, अब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे उस पर काम होगा। मतलब पहले पैरेललोग्राम है सीडी, चाहे रोम्बस करना हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल करना, मतलब चाहे रोम्बस करना हो, चाहे स्क्वायर करना हो, चाहे रेक्टेंगल करना हो, या कुछ भी करना हो, पहले वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाना सबसे आसान है। तो अपोजिट साइडों को इक्वल दिखा दो, क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइडों को पैरेलल दिखा दो, क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। समझ रहे हो ना, मतलब पैरेललोग्राम इज द फर्स्ट स्टेप। आगे हो समझ मेरे ख्याल से। तो कुछ भी अगर प्रूव करना है, ध्यान रखना हमेशा, कुछ भी किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर कुछ चीज प्रूव करनी है तो पहले वो चीज क्या प्रूव होगी, पैरेललोग्राम। हाँ, अगर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो वो एक अलग कंसेप्ट। फिर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को देखा जाता है कि क्या हिसाब है इनमें, फिर जो भी हिसाब है फिर उस हिसाब से काम बने, जो कमी रहेगी फिर उसको पूरा करना। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाना है तो पहला यूज तो ये है कि आप अपोजिट साइडों को क्या करा दीजिए, इक्वल करा दीजिए, और क्या बन जाएगा वो, पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइडों को आप क्या दिखा दें, पैरेलल, तो भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेलल, बोथ द पेयर्स लेके। मतलब इफ ए बी is parallel to CD and AD is parallel to BC, then बताओ क्या, then ABCD is a parallel। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम करना है तो एक तरीका और भी है, आप अपोजिट साइडों को क्या दिखा दीजिए, पैरेलल दिखा दीजिए, दोनों पेयर्स। एक तीसरा कंसेप्ट और, एक और भी था वैसे, अपोजिट एंगल्स को भी इक्वल दिखाने से क्या बन जाता है वो, पैरेललोग्राम। एक कंसेप्ट और है अदर देन दैट, वो सुनिए क्या, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की एक ही साइड को, एक ही पेयर ऑफ साइड को, अभी तक आप ना जो भी कर रहे थे ना वो दोनों पेयरों के लिए कर रहे हो, अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो सिंगल पेयर के लिए है। अगर आप सिंगल पेयर को ही, किसी भी एक पेयर को, या तो इन दोनों को या तो इन दोनों को इक्वल भी दिखा दें और पैरेलल भी दिखा दें, if one pair of opposite sides are equal and parallel, then that quadrilateral is a parallel। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये भी एक तरीका है पैरेललोग्राम प्रूव करने का, कि इफ ए बी इक्वल हो जाए किसके, सी डी के, और इफ ए बी ही पैरेलल भी हो जाए सी डी के, देन ए बी सी डी इज अ पैरेलल। और यकीन मानिए जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज है ना वो इसी पे बेस्ड है पूरी, इसलिए आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट उसको देखते हैं जो चीज हमने पढ़ी थी। इस पे हमारा काम चला, मिड पॉइंट थ्योरम हमने कर ली थी, ये रहा हमारा क्वेश्चन। स्टार्ट करें। अच्छा जी, अब देखिए पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स। सही है, ध्यान रखिएगा इस बात।
अब आपको जो करनी है वो बात करनी है अभी फिलहाल के लिए, इस वाले ट्रायंगल का। चलो इस वाले का थोड़ा सा इस साइड मूव कर देते हैं, जिससे आप देख पाओ। इस वाले आपको शो क्या करना है वो बताओ मुझे। आपको एस आर को एसी के, एस आर कहाँ है, ये रहा, एसी कहाँ है, बीच में बना हुआ, इन दोनों को क्या दिखवाना है, और एस आर को हाफ दिखवाना है किसके, एसी के। अब आप खुद थोड़ा सा सोचिए यहाँ पर कि ना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए एक साइड पैरेलल चाहिए और एक मिड पॉइंट चाहिए, तब दूसरा वाला मिड पॉइंट बने। अब मुझे बताइए एस मिड पॉइंट है कि नहीं है भाई। अगर मैं इन ट्राइंगल ए डी सी जाऊं और मैं ये बात कहूं कि एस क्या है, मिड पॉइंट जो कि गिवन है, और आर बी क्या है, मिड पॉइंट है जो कि गिवन है, तो ये जो एस आर है ये ए सी का पैरेलल होगा या नहीं होगा, आप ये बताइए, वजह क्या होगी भाई। एक ट्राइंगल में अगर दो साइडों के मिड पॉइंटों को टच करते हैं तो वो थर्ड साइड के क्या होता है, यही थ्योरम है। तो इन ट्राइंगल जाइए आप एडीसी और कहिए एस क्या है, मिड पॉइंट है बाय गिवन, आर भी क्या है बाय गिवन, तो इसका मतलब एस आर पैरेलल है किसके, एसी के, और हाफ एसी के, और हाफ भी है एसी के। वजह क्या होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। बताइए इसमें किसी को डाउट है तो, पक्का। अब मेरे ख्याल से यही आपका क्या था, पहला काम भी मेरे ख्याल से हो जाएगा। समझ में आया ना, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज देखना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज किया उसने, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन की क्या होगी, हाफ और पैरेलल, तो यूज करने का पहला काम भी वही किया, सबसे सिंपल। 8.1 के मुकाबले 8.2 हल्की है एक्सरसाइज, मैं बता दूं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको पी क्यू को, ये वाली लाइन को इक्वल दिखाना है किसके, एस आर के, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्लू वाले के थ्रू तो आपने करवा दिया काम। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई अब इसी, अब नीचे वाले ट्रायंगल को और देखो इसको, और थोड़ा सा ना मतलब ये टॉप है, बी टॉप है। अब आप मुझे बताइए पी और क्यू क्या है, पी क्या है, मिड पॉइंट है, क्यू भी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर पी और क्यू मिड पॉइंट है तो क्या ये पी क्यू और ए सी आपस में पैरेलल हैं और हाफ है। भाई आप इधर से नीचे, आप इस चीज को नीचे क्या एनालाइज करिए, मतलब उल्टा देखिए आप थोड़ा सा, आपको समझ में आएगा। मतलब ये टॉप है और ये डाउन है, तो यहां से हम देख रहे हैं यार ये भी मिड पॉइंट और ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो मतलब ये वाली चीज इस नीचे वाली चीज की क्या है, इक्वल और हाफ, इक्वल 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 कह रहा हूँ, हाफ और पैरेलल, ठीक है। इक्वल नहीं है, हाफ और पैरेलल है, मतलब पी क्यू जो है वो हाफ है किसके, एसी के, और पी क्यू जो है वो पैरेलल भी है किसके, एसी के। अच्छा ऊपर से जब देखा था तो एस आर जो था वो हाफ था एसी के, और एस आर ही जो था वो पैरेलल भी था एसी के। यार इन दोनों चीजों को देख के आपको एक बात ऐसी नहीं लगती, मतलब दोनों का ठेका, एस आर का भी और पी क्यू का भी कौन ले रहा है, मतलब दोनों चीजें एसी के ही, हाफ और पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एस आर है और पी क्यू है ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल एंड पैरेलल। भाई सही कह रहा हूं मैं भाई, एस आर किसके हाफ पर पैरेलल है, एसी के। पी क्यू किसके हाफ पर पैरेलल है, एसी के। तो इसका मतलब एस आर और पी क्यू आपस में कैसे हैं, इक्वल है और पैरेलल है, क्योंकि दोनों ही हाफ एसी के इक्वल है। भाई एस आर भी हाफ एसी के इक्वल है, पी क्यू भी किसके इक्वल है, हाफ एसी के। तो इसका मतलब एस आर और पी क्यू आपस में कैसे इक्वल है। भाई एस आर जो है वो एसी के पैरेलल है, पी क्यू भी किसके पैरेलल है, एसी के। तो इसका मतलब एस आर और पी क्यू आपस में कैसे पैरेलल। हाँ थोड़ी सी ह्यूमिडिटी सी हो रही है, समझ में आया, बोलो भाई, ठीक है।
तो इसका मतलब ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल मतलब एस आर और पी क्यू आपस में कैसे इक्वल है, और मेरे ख्याल से यही काम आपका सेकंड स्टेप है। आ गया वो समझ में? ठीक है, थर्ड वाला आपको पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब मुझे एक बात बताओ, अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी, और अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको कि किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है अगर इक्वल और पैरेलल हो जाए, कंपेयर नहीं, इक्वल और पैरेलल हो जाए, वन अच्छा वन पेयर, सॉरी मैं कंपेयर नहीं, वन पेयर अगर इक्वल और पैरेलल हो तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? देखा तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी आप बताओ। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो ये हम लोग कल करेंगे। ठीक है, जा सकते हैं आप।